हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टेंट एंड बाईपास सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस। जब आपको चेस्ट पेन होता है अथवा लेडीज़ में जो पेन होता है या बैक पेन होता है तो गैस्ट्राइटिस होती है, जेंट्स में सीवियर क्रशिंग पेन, ऐसे पूरा हाथ छाती पे रखते हैं, ऐसा पेन होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में 108 बुला के चले जाते हैं और हॉस्पिटल में भी तुरंत आपका ईसीजी निकलता है अथवा कार्डियक डे सेंटर में भी आप जा सकते हैं, तुरंत ईसीजी निकलता है और वहाँ एंटी प्लेटलेट एंटी थ्रोम्बोटिक दवाइयाँ तुरंत चालू कर देते हैं। बीपी ज़्यादा है तो बीपी को कंट्रोल करते हैं। ईसीजी में स्टेमी है तो फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक अथवा नॉन फाइब स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक्स दे देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ चालू कर देते हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने की दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में भी पहले तो मेडिसिन ही देते हैं तुरंत। डिपेंड्स ऑन द ईसीजी एंड कार्डियक मार्कर्स। ट्रोपोनिन आई, ईसीजी में एसटी एलिवेशन है तो ट्रोपोनिन आई कराने की ज़रूरत नहीं है। नॉन एसटी एलिवेशन मीन्स एसटी डिप्रेशन है तो ट्रोपोनिन आई कराना पड़ेगा और फिर वो दवाइयाँ एंटी प्लेटलेट्स, एंटी थ्रोम्बोटिक, बीटा ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव, वाजोडाइलेटर्स, स्टेटिन्स वगैरह देकर पेशेंट को स्टेबिलाइज करते हैं। फिर तुरंत स्टेबल कंडीशन में वो एंजियोप्लास्टिक ग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी के ब्लॉकेज कितना है वो देखने के लिए। वहाँ से हृदय रोग की शुरुआत होती है। एक बार आपको दुखावा हो गया, आप उससे मेडिसिन से आप रिकवर भी हो गए, फिर वो देखते हैं कि कल्प्रिट आर्टरी कौन सी है तो वहाँ वो एंजियोग्राफी करते हैं और इमीडिएटली जो दवाइयाँ दी है एंटी प्लेटलेट्स और एंटी कोएगुलेंट्स एंजियोग्राफी के टाइम पे भी वो चालू रहती है क्योंकि वो कैथेटर डालते हैं, तुरंत रेडियल आर्टरी और एओर्टा में स्पाज़म होता है। तो विदाउट एंटी कोएगुलेंट्स एंड वासोडाइलेटर्स वो एंजियोग्राफी कर ही नहीं सकते, तो दवाई के बिना तो चलेगा ही नहीं। अब एंजियोग्राफी करोगे और तुरंत एंजियोग्राफी करके फिर 90%, 80%, 100%, 99%, 70% ब्लॉकेज बताएंगे। ये ब्लॉकेज एथिक्स के विरुद्ध में है, इसमें कोई तथ्य नहीं होता है। हाँ, अटकाव होता है ब्लड का, स्टीनोटिक लीजन हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, लेकिन ब्लॉकेज का जो एक फॉर्मूला है वो इंडिया के अलावा दूसरे देशों में नहीं है। तो ब्लॉकेज पेशेंट्स के मन में एक साइकोसोमेटिक फियर पैदा कर देते हैं, रिलेटिव्स को साइकोसोमेटिक फियर्स पैदा कर देते हैं और तुरंत पेशेंट्स 3 वेसल में अटकाव है तो वो बाईपास बोलेंगे, 2 वेसल में अटकाव है तो 2 स्टेंट बोलेंगे, 1 वेसल में अटकाव लगता है तो 1 स्टेंट डालने का बोलेंगे। लेकिन जब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है और आपको पेन नहीं है, सांस नहीं फूल रही है, क्रूशियल आवर्स में भी, गोल्डन आवर्स में भी बात कर रहा हूँ, तो भी आपको एंजियोग्राफी में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमीडिएटली आपको डिस्प्रिन की गोली या इकोस्प्रिन 350 मिलीग्राम की गोली, साथ में टाइकाग्रेल और 90 मिलीग्राम की 2 गोली और एटोरोवास्टिन 8 मिलीग्राम की गोली एंड अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर, एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, वासोडाइलेटर्स दी जाती है इन्फ्यूज़न के रूप में या दवाई के रूप में। फिर एसिडिटी की दवाइयाँ दी जाती है इंजेक्शन के रूप में।
तो उस टाइम पे आपका दर्द गायब हो गया है। तो दर्द गायब हुआ है, फिर आप एंजियोग्राफी कराते हो और फिर वो ब्लॉकेज अपने मन के मुताबिक बताते हैं और फिर आपको बाईपास और सर्जरी में और स्टेंट में ले जाते हैं। अब होता क्या है कि स्टेंट भी आप अच्छी तरह डलवा देते हो, 2 स्टेंट, या किसी को ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज बता दिया तो बाईपास। लेकिन बाईपास और स्टेंटिंग दोनों प्रोसेस गोल्डन आवर्स में होनी चाहिए। मीन्स मैक्सिमम 3 कलाक में हार्ट का मसल डेथ हो जाता है। उसके बाद आप कोई प्रोसेस कराओ तो वो एक प्लेसेबो इफेक्ट है कि हमने भाई बाईपास कराई, हमने भाई स्टेंट डलवाया, तो ये प्लेसेबो इफेक्ट है। बेसिकली बाईपास और स्टेंट के बाद पंपिंग क्यों नहीं बढ़ता है? तो इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी, सडन रिलीज ऑफ ब्लड फ्लो सराउंडिंग लाइवली मायोकार्डियम सेल को भी डेड कर देता है। इसीलिए पंपिंग बढ़ता नहीं, क्योंकि खाली ब्लड फ्लो ही बढ़ता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं होती है। इससे अलावा इसकी जगह आप एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग की जगह शुरुआत में हमने जो दवा बताई वो, और तुरंत स्टेमी है, मीन्स ST एलिवेशन ECG में आता है, तो फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक जो 5 सेकंड का ही डोज होता है एक, वो आप थोड़ा कॉस्टली है, 45-50 हज़ार का इंजेक्शन आता है, वो आप एक डोज ले लो 5 सेकंड का, तो वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो बाहर से स्टेंट प्रोथ्रोम्बोटिक जो क्लॉटिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करे, ऐसी चीज़ डालने की जगह आप फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक 2 और साथ में एंटीप्लेटलेट्स और BP की दवाइयाँ, पल्स की दवाइयाँ, हृदय को लोई मिले ऐसी दवाइयाँ वगैरह, आप स्टेटिन प्लेक को स्टेबिलाइज करने की दवाइयाँ वगैरह दो, तो आपको फिर से हार्ट अटैक आना नहीं है। और स्टेंट वो जो डालते हैं उसमें भी एंडोथेलियम तो आर्टरी का डैमेज होता ही जाता है, और स्टेंट डालने के बाद प्लेटलेट, खराब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, वाइट ब्लड सेल वगैरह वहाँ स्टिक होते हैं। तो स्टेंट कोई गारंटी नहीं है कि आपको दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाईपास स्टेंट और बाईपास में भी ऐसा है। बाईपास में फोर्सेप्स से ब्लॉक को निकालते नहीं है, आपको बता तो दिए कि भाई 90 है, 80 है, 99 है। खराब कोलेस्ट्रॉल वाला, कैल्शियम वाला इन्फ्लेमेटरी ब्लॉक्स होता है, माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर, लेकिन परसेंटेज बताना वो गलत बात है। और ब्लॉक निकालते नहीं हैं, ब्लॉकेज खाली हाथ में या छाती में से नली निकाल के ब्लॉक के ऊपर और नीचे एक जॉइंट लगाते हैं, और वहाँ जॉइंट पे 10 गुना जल्दी ज़्यादा ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक धीरे धीरे निष्क्रिय बन जाता है जहाँ जो बताया था वो, और दूसरे रूट से लोकलाइज पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना चालू हो जाता है। और दूसरी बात एक समझने जैसी है कि ह्यूमन आर्टीरियल सिस्टम इज़ अ क्लोज सर्किट सिस्टम। आप किसी चीज़ डेब्रिस को तोड़ोगे तो वो किडनी के द्वारा तो बाहर निकलने वाली है नहीं। इट इज़ नॉट आर्टीरियल सिस्टम, किडनी इज़ नॉट आर्टीरियल सिस्टम। तो ये डेब्रिस जो आपने ब्रेक किया वो कहीं ना कहीं जाके तो फंसेगी। आइदर इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज, और दूसरा सर्जरी में जिसका पंपिंग कम हो गया है
ब्लॉकेज के हिसाब से अथवा मैसिव एंट्रीबल हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत रिपरफ्यूजन दवाइयों से नहीं किया है तो पंपिंग कम हो जाता है, तो मायोकार्डियम का स्केयरिंग होता है। तब आप बाईपास सर्जरी, भले ट्रिपल वेसल डिसीज है, बाईपास सर्जरी कराने जाओगे, आपका पंपिंग बढ़ेगा नहीं लेकिन कम होगा। तो ये प्लेसेबो के हिसाब से काम करती है कि भाई हमने तो सर्जरी करा ली तो मेंटली एक रिलैक्सेशन आता है। भाई हमने तो 2 स्टेंट लगवा दिया, अरे भाई आपने सर्जरी कराई, स्टेंट डलवाए, दवाइयाँ सब बंद कर दो, उसके बाद देखो आप। तो कोई भी चीज़ में आप दवाई बंद नहीं कर सकते, अदरवाइज स्ट्रोक या ब्लड क्लॉट इन स्टेंट अथवा ब्लड क्लॉट इन बाईपास ग्राफ्ट, एरिथमिया, एम्बोलिज्म वगैरह होना चालू हो जाता है और पंपिंग तो बढ़ता नहीं है। अब हृदय की मेन ट्रीटमेंट है हृदय का पंपिंग रिवास्कुलराइजेशन से बढ़ाना, इसीलिए तो FDA ने वर्ल्ड में एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेस यानी ECP को अप्रूव किया है। और हम तो हार्ट फेलियर स्पेशलाइज क्लिनिक चलाते हैं कि जिसका पंपिंग कम है उसका पंपिंग बढ़ाने के लिए ECP देते हैं और सक्सेसफुली रिजल्ट हमको मिलता है। तो उसके स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं और बाय एफर्ट्स एंड टेक्निक्स एंड ग्रेस ऑफ गॉड हमको सक्सेसफुली रिजल्ट मिलता है। पेशेंट के पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ जाते हैं। 30% वाले पेशेंट के पंपिंग 55% हो जाते हैं, 60% हो जाते हैं, कभी किसी के 45% होते हैं जो डायबिटिक है, अथवा किसी को स्टेंट डला हुआ है तो डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बराबर प्रॉपर नहीं होता है। तो भी वो जितना भी परसेंटेज बढ़ता है वो आपका बेनिफिट में है। और कोलेटरलाइजेशन इतना हो गया होता है कि फ्यूचर में छोटी मोटी हार्ट की इवेंट्स हो जाए तो भी वो फैटल नहीं होती है, इतना कोलेटरलाइजेशन हार्ट में हो गया होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ECP को पहले प्राधान्य दीजिए नेचुरल बाईपास के रूप में, और डायबिटिक पेशेंट और किडनी वाले पेशेंट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कार्डियो मेटाबॉलिक रीनल सिंड्रोम वाले पेशेंट को तो खास ECP लेना चाहिए। और ECP का दूसरा बेनिफिट ये है कि वो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और ECP एक बार लेने के बाद आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, डायबिटीज़ है, आपको फिर से तकलीफ हुई तो सर्जरी तो है नहीं है, कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेंट जैसा तो डालना नहीं है, तो आप 5, 7, 10 साल बाद फिर से भी ECP ले सकते हैं। ये कोई इतना तो कॉस्टली ट्रीटमेंट है नहीं। और ये इतना प्रचलित हो रहा है, और प्रचलित क्यों ना हो, क्योंकि वो साइंटिफिक वे से काम कर रहा है कार्डियक साइकिल के अनुसार। तो ECP से नेचुरल बाईपास होती है तो ही FDA ने अप्रूव किया है, पंपिंग बढ़ता है तो ही FDA ने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अप्रूव किया है, एंजाइना क्लास 2 भी इम्प्रूव होता है तो ही FDA ने अप्रूव किया है, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए FDA ने अप्रूव किया है, हार्ट अटैक के लिए FDA ने अप्रूव किया है। तो ऐसे तो अप्रूव किया नहीं है, मैकेनिज्म है इसकी प्रॉपर साइंटिफिक कार्डियक साइकिल के अनुसार। जब बाईपास में और एंजियोप्लास्टी में तो खाली आप फ्लो बढ़ाते हो, तो फ्लो सडनली जैसे बढ़ता है तो सराउंडिंग वायबल मायोकार्डियम भी डैमेज हो जाता है, तो पंपिंग और कम हो जाता है। और मैंने पहले भी बोला कि क्लोज सर्किट सिस्टम होती है, कहीं ना कहीं ये जो डेब्री या स्लर्स है अपना ख़राब कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का या इन्फ्लेमेटरी सेल का, कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो होगा। तो फ्यूचर में ब्लड क्लॉट हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज हो सकता है स्टेंट के बाद। तो और पंपिंग तो इतना बढ़ता नहीं है। तो स्टेंट इज़ जस्ट अ मोमेंटरी ट्रीटमेंट
लेकिन वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्लेसेबो का इफेक्ट ज़्यादा कर दिया, हाँ हमने तो ये करवा दिया अब तो अच्छा हो गया। और बाईपास के बाद तो पूछते भी नहीं है कि साहब फिर से एंजियोग्राफी करो, ब्लॉकेज देखो, इतना प्लेसेबो इफेक्ट मन में हो जाता है कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। और ईसीपी लेते हैं तो डरे डरे लेते हैं, जबकि ईसीपी इज़ एफडीए अप्रूव्ड, कार्डियक साइकिल के अनुसार काम करती है। बाईपास में जब हार्ट वीक हो जाता है तो आईएबीपी काम करता है, ऐसा नॉन सर्जिकल आईएबीपी है। पहले के वीडियो में हमने लाइव डेमो बताया है ईसीपी का। तो लोग बोलते हैं कि इतना प्रेशर देते हो कुछ हो जाए तो, अरे पेशेंट तो टेबल पे आके स्नोरिंग करता है, सो जाते हैं आराम से, इतना सुकून वाली ट्रीटमेंट है ये। काम तो हमको करना है कि कैसे कौन से प्रोटोकॉल से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना है। और ईसीपी का मेन बेनिफिट ये है कि आपको फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स नहीं होगी, फैटल इवेंट्स नहीं होगी, और हार्ट वीक नहीं लेकिन हार्ट मजबूत बनेगा, पंपिंग बढ़ेगा, डायबिटिक की दवाइयाँ कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, किडनी में फायदा होगा, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और ईसीपी कोई मैकेनिकल प्रोसेस है नहीं कि जो एक बार स्टेंट डाल दिया तो ब्लड फ्लो बढ़ा। ईसीपी में ग्रेजुअली ब्लड फ्लो बढ़ता है। और दूसरा उसका बेनिफिट यह है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ये दो साइड से काम करती है, ब्लड फ्लो भी बढ़ाती है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम करती है, तो हार्ट का पंपिंग आफ्टर लोड कम होने से बढ़ता है। धीरे धीरे लोगों को समझ में बात आने लगती है तो इसको प्रीफर करते हैं, वरना अभी भी समाज में 80% लोग सर्जरी की तरफ चले जाते हैं एक प्लेसेबो इफेक्ट लेने के लिए। अदरवाइज टेक्निकली ईसीपी इज़ मोर साउंड, क्योंकि आपको कोई चीरफाड़ नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई प्रोथ्रोम्बोटिक चीज़ नहीं डालनी है, आपको फ्यूचर में कोई स्ट्रोक का रिस्क नहीं, कोई दवाई भूल से बंद भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि अंदर कोई फॉरेन बॉडी डाली नहीं है नली में। तो ईसीपी का मल्टीपल बेनिफिट्स है, और उसका बेनिफिट्स लाइफस्टाइल, डाइट में चेंज करके, वॉकिंग साथ में जितना हो सके उतना करो, डाइट में हेल्दी डाइट खाओ, व्यसन बंद करो, तो ईसीपी का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। प्लेसेबो नहीं, रियलिस्टिक बेनिफिट आपको मिलता है। नमस्कार।